अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमसीक्यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लास्ट टाइम हमने 2004 तक कर लिया था, एनडी का 2004 तक कर लिया था हमने, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है 2005 से करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है Na2CO3 turns red litmus paper blue because of the formation of, ओके। अब लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों को पता होगा क्या होता है वो। तो देखें, लिटमस पेपर जो है ना, लिटमस पेपर वो हमारे पास कलर चेंज कर लेता है ब्लू में अगर हम उसको डालें एक बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। और वो बन जाता है रेड अगर हम उसको डालें एक एसिडिक सॉल्यूशन में। अब क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास Na2CO3 है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, रेड से ब्लू हो जाता है, यानी कि बेसिक सोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। इसमें ना जब हम इसको सोल्यूशन बनाएंगे ना तो ये हमारे पास आयोनाइज होगा। आयोनाइज कैसे होगा वो देख लेते हैं। Na2CO3 जब आयोनाइज होगा ना तो आपस में 2Na+ चार्ज आएगा और हमारे पास इसमें आएगा एक CO3-2 चार्ज, ये बनेगा हमारे पास इसमें, ठीक है। अब ये जो बना है ना हमारे पास Na+ है ना, ये हमारे पास रिएक्शन करेगा हमारे वाटर के साथ। Na+ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास ना फिर आ जाएगा NaOH और प्लस H+। तो ये NaOH की वजह से ना इसका जो pH है ना वो हमारे पास बढ़ जाएगा, और जब pH बढ़ेगा तो हमारे पास ये बनेगा सोल्यूशन बेसिक, ठीक है। अब NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास U2 बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। ये थ्योरी का सवाल है, ये डेफिनेशन है आपके पास विस्कोसिटी की, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस विद द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, जब एक लिक्विड फ्लो हो रहा होता है ना तो उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स से अपने आप को खींच के रखते हैं, एक कह लो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड मास में रखते हैं कि वो एक्सप्रेड ना हो। और ये जो फोर्स होती है ना कि उनको खींच के रखती है, ये होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड का वो एक दूसरे को खींचते हैं, उससे हमारे पास फोर्स आती है विस्कोसिटी। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो पार्टिकल ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा खींचेंगे, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगी। सिमिलरली अगर लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी मौजूद तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो विस्कोसिटी कम होगी। जैसे वाटर की विस्कोसिटी हमारे पास कंपेयर टू ऑयल ज़्यादा होती है, क्योंकि वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स है ना, वापस दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो कंपेयर टू ऑयल वाटर की विस्कोसिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। ऑयल में हमारे पास ऐसी बात है, ऑयल कह लें या गैसोलीन कह लें उसको, उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चार्जेस नहीं पाए जाते। तो चार्जेस वगैरह ना पाए जाने की वजह से उनमें किसी किस्म की डाइपोल मोमेंट, कह लें डाइपोल डाइपोल फोर्स, या फिर किसी किस्म की पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, इसीलिए उनकी विस्कोसिटी हमारे पास लो होती है। इसी तरीके से हनी की विस्कोसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि डेंसिटी हाई होती है उसकी, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा हमारे पास डी, विस्कोसिटी। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रास एंड एलॉय ऑफ, ये कर चुके हैं पहले, ये कॉपर और जिंक है, हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू
ये उसका आंसर होगा सरफेस टेंशन। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है ना कि लिक्विड के पार्टिकल दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, इस अट्रैक्शन का रिजल्ट ये निकलता है हमारे पास कि लिक्विड के पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे को ना खींच खींच के ना कोशिश करते हैं किसी ऐसी शेप एक्वायर कर ले कि उनमें जो फोर्सेस लग रही हो ना अट्रैक्शन की वो बराबर हो। ठीक है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे को खींच खींच के ना अंदर की तरफ कह रहे कि फुल करते हैं, और इस पुल फोर्स की वजह से ना हमारे पास ना इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास पुल फोर्स की वजह से, एक स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर बनता है ना मेरे पास, तो उसकी जो सरफेस होती है ना, इसकी सरफेस ना हमारे पास राउंड इसलिए बनती है, एक तो बात ये कि जो फोर्सेस हमारे पास अंदर पुल कर रही है ना वो ज़्यादा होती है बने बाहर के, जो देखिए इसके अंदर हमारे पास लिक्विड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे को पुल करते हैं करीब। जैसे कि हमारे पास एक लिक्विड पार्टिकल है ना, अब ये एक थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर बना हुआ लिक्विड का। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है ना ये इस वाले को अंदर पुल करेगा और ये वाला इसको अंदर पुल करेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है ना वो इसको भी इस तरह पुल करेगा, ये इन दोनों को अंदर की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना कोई ऑपोजिशन पे फोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ऑपोजिशन पे फोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल नहीं है। तो इस वजह से ना जब ऐसी कंडीशन आती है ना हमारे पास, है ना, जो लिक्विड की जो सरफेस होती है ना उस पर एक स्ट्रॉन्ग टेंशन फॉर्म हो जाती है, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो खींच होते हैं दूसरे को, तो खींचने की वजह से ना जो लिक्विड की सरफेस होती है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इस तरह होती है कि इसको पेनिट्रेट करना मुश्किल होता है। इसी पुल फोर्स की वजह से ना लिक्विड बहुत ही समझे कि ये कहने कि वो ना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बन जाता है, लेयर बन जाती है लिक्विड की। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ना, है ना, तो लिक्विड के पार्टिकल जो दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे ना तो मेरे पास ना इनके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाएगी, और फिर ना अगर मैं किसी चीज़ को पेनिट्रेट करूँगा उसको पेनिट्रेट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रही है ना ये यहाँ पर टेंशन की फोर्स होती है, ये बनती है ड्यू टू टेंशन। टेंशन जनरेट होती है क्योंकि पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल के दरमियान, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर टेंशन जनरेट करती है। ये टेंशन पाई जाती है, इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है ना लिक्विड की सरफेस पे होता है, तो तभी इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन जो है ना वो लिक्विड के पार्टिकल्स को ना आपस में पुल करती है। पुल करने की वजह से होता क्या है कि अगर मेरे पास ये तो लिक्विड है ना ऐसे ही ये कंटेनर में रखा हुआ है, अगर मेरे पास लिक्विड सस्पेंडेड हो ना, सस्पेंडेड यानी कि फिर किसी कंटेनर में ना हवा में उड़ रहा हो, तो क्या होगा सरफेस टेंशन जो है ना वो उसके पार्टिकल्स को ना पुल करके एक स्फेरिकल शेप बना लेगी, एक राउंड स्फेरिकल शेप बना लेगी पुलिंग की वजह से। ठीक है, अगर इसका शेप में इस तरह का बना हुआ हो ना, थोड़ा स्क्वायर टाइप हो, तो क्या होगा, ये जो कोने वाले पार्टिकल्स है ना ये पुल होकर ना ये सारे पुल होते रहेंगे, और पुल होते होते क्या होगा कि इनके दरमियान एक फोर्स का ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हर पार्टिकल पे ना इक्वल फोर्स लग रही होगी। अब इक्वल फोर्स लग रही होगी तो ये जो कोने वाले ना ये खींच के हमारे पास करीब आ जाएंगे, जब ये करीब आएंगे ना तो ये शेप जो है ना वो ऐसा बन जाएगा राउंड सा। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन है ना उसकी वजह से ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ना हमारे पास जो सस्पेंडेड लिक्विड का जो हमारे पास कैलन ड्रॉप होता है ना वो होता है स्फेरिकल शेप का। तो ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, ये होगा सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन की वजह से वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना वो उस साइज को मिनिमाइज कर देती है, और मिनिमाइज होकर वो स्फीयर बन जाता है। फिर है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये आयोडाइड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास आइंस है। ठीक है, ये देखें इनके ऊपर ना हमारे पास चार्जेस लगे हुए, ये आइंस है। ठीक है, बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दे शो सिमिलैरिटी
इम्प्रॉपर्टी ड्यू टू, ये हम कर चुके हैं पहले ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, वर्डिंग डिफरेंट है इसमें, तो अभी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और रीजनिंग पूछी है और उसमें 4 ऑप्शन दिए हमारे पास। डेंसिटी इनकी सेम नहीं होती, चूँकि ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ना, ये हमारे पास गैसेस हैं। ब्रोमीन हमारे पास होता है लिक्विड और आयोडीन होता है हमारे पास एक सॉलिड। तो इनकी डेंसिटी ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकती, चूँकि लिक्विड और सॉलिड और गैसेस की डेंसिटी सेम नहीं होती। बॉइलिंग पॉइंट इनका सेम नहीं हो सकता है, चूँकि आयोडीन हैवी होता है और फ्लोरीन लाइट होता है, तो हैवी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका सेम नहीं हो सकता। ठीक है, साइज जो है ना वो इनका चेंज होता है, चूँकि आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए आयोडीन का जो एटॉमिक साइज है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन। एक्चुअली इनका जो एटॉमिक साइज है ना वो इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में गिवन है ना, ये राइट साइड पे इंक्रीज होता है, यानी फ्लोरीन का छोटा होता है, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा ब्रोमीन का, उससे बड़ा आयोडीन का। तो साइज तो नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है सिमिल, वो क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये हमारे पास सेम ग्रुप पे बिलोंग करते हैं ना, कौन सी प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। तो लास्ट में बचा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए चूँकि इन सब के पास ना वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि उन्हें एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो ओवरऑल सेम ही होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा डिफरेंट वर्डिंग में आया था सर, वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है लेकिन आंसर इसका भी सेम ही है। फिर है व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस इज सेड टू बी। वो कह रहा है कि अगर एक सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन मेल्टिंग ना हो। मेल्टिंग का मतलब है कि सॉलिड पहले लिक्विड बनेगा और फिर गैस बनेगा। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड के फेस को स्किप करके डायरेक्ट गैस बन जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये थ्योरी का सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो, स्ट्रक्चर विल बी। डायपोल मोमेंट जीरो होने का ये मतलब है कि इसमें कोई एंगल का चेंज नहीं आएगा, तो एंगल इसमें रहेगा हमारे पास 0 डिग्री, या कह लें कि 180 रहेगा, यानी एंगल ना स्ट्रेट होगा। अब जब स्ट्रेट होगा तो शेप कैसा बनेगा इसका, लीनियर बनेगा। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। CO2 में मेरे पास एक होता है कार्बन एटम। ठीक है, इससे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, और फिर ये पेयरिंग हो गई ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। अभी जो बॉन्डिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन की, इनमें ना कोई एक्सेसिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना तो ये ना इवेंचुअली होगा क्या कि ये शेप स्टेट बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपेल करेगा, ये वाला इस साइड रिपेल करेगा और ये वाला यहाँ रिपेल करेगा। तो ये शेप जो है ना वो देखें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, और ये जो वह सामने रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन की फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी और मेरे पास शेप बनेगा ना इसका, बस इस बॉन्ड का स्ट्रेट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी स्ट्रेट बनेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ना इसका, वो इसका बिल्कुल एक स्ट्रेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं लीनियर। ठीक है, अगर ये इस तरह का बनता ना मेरे पास है ना, तो फिर इसको हम एंगुलर कह लेते, लेकिन ये एंगुलर नहीं है, मेरे पास लीनियर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्सेस है ना वही दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, उससे बॉन्ड के एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास होगा लीनियर। नेक्स्ट है मेरे पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोल इज पेट्रोल, पेट्रोल एस इन गैसोलीन। ठीक है, ये पेट्रोल जो गाड़ी में डलवाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इसका जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास ऑक्टेन।
चूँकि पेट्रोल जो है ना वो मेनली हमारे पास ऑक्टेन को ही कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोल ना यहाँ पे लिखा हुआ है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि पेट्रोल में ना ऑक्टेन के अलावा और भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है हमारे पास ऑक्टेन। अगर हमारे पास ऑक्टेन कम होगा ना पेट्रोल में, तो वो पेट्रोल की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी, उसको पेट्रोल हम कह ही नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएंगी। इसलिए जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल का वो होता है हमारे पास ऑक्टेन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is absorbed release taken in by the reaction none, ठीक है। एक्सोथर्मिक में दो लफ्ज आते हैं, एक्सो और थर्मिक। एक्सो से मुराद है एग्जिट या फिर रिलीज भी कह सकते हैं, ठीक है। और थर्मिक से मुराद है हमारे पास हीट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट हमारे पास रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस। वाटर गैस आपने प्रोडक्शन ऑफ क्या कह लें कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस से पढ़ा होगा आपने। वाटर गैस हमारे पास एक मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन और एक ऑक्सीजन, और हमारे पास होता है हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बी है, बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि CO + H2, ठीक है। बी करेक्ट ऑप्शन है वाटर गैस का। What is amount required for 1 molar NaOH to prepare 1 liter of solution? ओके, ये आपके पास सवाल है एक कॉन्सेंट्रेशन का मोलैरिटी का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हम कर लेते हैं इसका। तो देखिए मोलैरिटी जो है ना सिंप्लीफाइड अगर फॉर्मूला क्या है ना मोलैरिटी का, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। ये होता है हमारे पास सिंपल फॉर्मूला मोलैरिटी का। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास चले नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन नहीं है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। इसमें क्या है, व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट लिखा हुआ है और आंसर में ना हमारे पास ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम होता है यूनिट मास का, यानी हमें इसका मास फाइंड करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में ना हम मास को इनपुट कर देते हैं, फिर उसका सब्जेक्ट बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये जो मास है ना यहाँ पर मास इन ग्राम्स है, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। मास सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे इससे, तो मास हो गया हमारे पास मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख देते हैं क्या होगा हमारे पास मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पर 1 लीटर है, और इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इनको ऐड करेंगे 3 + 6 9, 9 + 1 10,
ऊपर कैरी, 2+1 होता है 1, 2+1 होता है 3, 3+1 होता है 4, ये हो गया 40। ठीक है, तो मास मोलैरिटी 1 हो गई, ये 40 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 1, तो मास कितना आ गया हमारे पास 40 ग्राम्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 40 ग्राम्स। नेक्स्ट है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। दिस इज क्या है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ तो हमें पता है, बॉयल्स लॉ होता है कि प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, चार्ल्स लॉ होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। डाल्टन्स लॉ हमारे पास ये होता है कि प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर्स of gases, sum of individual pressure of gases is equal to the pressure of mixture of gases। ठीक है, और एवोगाड्रोस लॉ जो है ना वो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एवोगाड्रोस लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन। ओके, फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन, ये हमारे पास है एक सवाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसका अगर आपको आंसर नहीं समझ आ रहा ना क्या होता है, तो आप ना इसमें ना एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, सबसे पहले ये है हमारे पास C6H6, C6H6 होता है बेंजीन, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर हमारे पास C6H5NO2, ये होता है हमारे पास, NO2 होता है नाइट्रो, ये होता है नाइट्रो ग्रुप, तो C6H5 हो गया बेंजीन, बेंजीन पे लगा होगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये दिखने में ना कुछ इस तरीके का होता है। ये हो गया मेरे पास बेंजीन, और ये लगा हुआ है इस पे NO2 ग्रुप, इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास C6H5OH, ये दिखने में कुछ इस तरीके का होगा। ये रहा मेरे पास बेंजीन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, इसमें OH लगा दिया, इसको हम कहते हैं फिनोल, ये भी नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जो मेरे पास है C6H4CH3 ट्वाइस। ठीक है, ये बना के देख लेते हैं किस तरीके का होगा। CH3 ट्वाइस है ना, तो एक मैंने यहाँ लगा दिया CH3, एक मैंने यहाँ लगा दिया CH3। ठीक है, ये होता है मेरे पास कहलाता है ज़ाइलीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो गया इसमें ऑप्शन सी, ज़ाइलीन। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो ना कि आंसर क्या होगा इसका, क्योंकि कंपाउंड के नेम्स जो है ना वो आपके पास बहुत सारे हैं, तो तब आपको सारे नाम याद करना आसान बात नहीं होगी आपके लिए, क्या सारे नाम याद कर दें। तो आप ना एलिमिनेशन स्टार्ट कर दें, आप पता करें कि रॉन्ग आंसर्स कौन से हैं, फिर आपके ऑप्शन नैरो डाउन हो जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर सही है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव, ओके, lowest energy level of which lowest energy level which of electron can have, L level, O level, K level, M level। ये जो
के, एम, एल और ओ आपके पास लिखे हुए हैं ना, ये आपके पास ना शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करता है ना, तो वो एनर्जी गेन कर लेता है। ये कह लें कि एनर्जी गेन करने के बाद वो जंप करता है, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी ना, वो तब होगी जब वो सबसे निचली शेल में हो। जैसे वो एनर्जी गेन करके ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, ज़्यादा आगे वाली शेल में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो शेल जितनी आगे होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो जितनी पीछे होगी उसकी एनर्जी उतनी पीछे होगी। तो जो फर्स्ट शेल होगी ना हमारे पास, उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। और फर्स्ट शेल हमारे पास होती है के शेल। के शेल यहाँ पर मिनिमम एनर्जी वाली शेल होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोवेस्ट एनर्जी के लिए ऑप्शन ए, के शेल, के लेवल के लिए, के लेवल, ठीक है। एनर्जी लेवल कह लें इसको या लोएस्ट एनर्जी कह लें, इसका दोनों का आंसर हो जाएगा आपके पास के शेल या के लेवल हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपके पास H2SO4 solution contains 80% by weight by H2SO4 and has specific gravity of 1.73. The normality approximately is. ओके, ये एक और सवाल है हमारे पास, उसका एक न्यूमेरिकल एक और, ठीक है। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसको प्रॉपर न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करूँगा ताकि आपको ना पूरा समझ में आ जाए कि यहाँ पे हुआ क्या, जो किस तरह के क्वेश्चन टेस्ट में आपको मिल सकते हैं और आपको टाइम बहुत लगेगा अगर आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आ गया ना, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ना इसको फॉर टाइम बीइंग स्किप कर दें और उसका क्वेश्चन नंबर अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। जब आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे ना, तो फिर इसकी तरफ आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आप तुक्का मार के या फिर 2 नंबर टाइप करके नहीं कर सकते, इसलिए आपको डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपना डेटा बना लेते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाय वेट, ये हो गई मेरे पास 80%, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल जो सोल्यूशन है ना, उसका जो 100% वेट होगा ना, है ना, उसका 80% हिस्सा मेरे पास H2SO4 है, बाकी 20% जो मेरे पास वो सॉल्वेंट होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा फैंसी वर्ड है, इसके लिए अगर मैं कॉमन नेम इसका कहूँ ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी इसकी, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इक्वल टू 1.73। ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है। थोड़ा ना ये इस तरीके का होता है, यू करके रो इक्वल टू 1.73। डेंसिटी है तो डेंसिटी का यूनिट लिख देते हैं इसमें। तो अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, तो ये मेरे पास होगा ग्राम्स पर लीटर में होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मेरे पास ग्राम्स पर लीटर में, ठीक है। मेरे पास ये 2 चीज़ें गिवन है इसमें, ठीक है। कुछ और चीज़ें जो मैं जनरली पता है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2SO4 ये होगा हमारे पास 2। तो अगर मैं H2SO4 को ब्रेक करूँ ना, इसको आयोनाइज करूँगा, तो ये इस तरीके का बनेगा, ये और SO4 जो चार्जेस है ना इसमें वो आपके पास 2 में मौजूद है। ये होगा मेरे पास +2, ये होगा -2। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, आपके पास चार्जेस होते हैं, चार्जेस कितने हाईएस्ट नंबर में मौजूद है। यहाँ पे चार्जेस मौजूद है मेरे पास 2 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका 2। सिमिलरली मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का, वो फाइंड कर लेते हैं। H का होता है, H2 का हो गया 2, S का हो गया पर 32,
और O4 यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 ही होगा 64। इनको ऐड कर लें, 2 + 2 4, 4 + 4 होता है 8, 3 + 6 होता है 9, ये हो गया मेरे पास 98। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास डेटा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे फाइंड करना है कि मैं आंसर कैसे मालूम करूँ इसका। उसके लिए मुझे चाहिए होगी इसकी नॉर्मेलिटी स्मॉल n, जो कि मुझे नहीं पता इसमें। ठीक है, तो चले वो फाइंड कर लेते हैं। अब नॉर्मेलिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। चाहिए होगा हमें इक्विवेलेंट मास और चाहिए होगा मास के लिए वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। इक्विवेलेंट मास इसका होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास 98 डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट 2। इक्विवेलेंट मास इसका आ गया मेरे पास 49। ठीक है, इक्विवेलेंट मास आ गया मेरे पास इसका 49। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए इसकी वॉल्यूम। अब अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लूँ ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मुझे वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम हो गई मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गई मेरे पास मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अभी जो मास है ना, ये है मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास। तो भाई टोटल मास मुझे फाइंड करना होगा इसका। और मैं फाइंड किस तरीके से करूँगा, उसके लिए ना मुझे इस 80% का यूज़ करना है। तो ये जो बना हुआ है ना हमारे पास, इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, साइड में करते हैं इसको। अब हमें इस 80% से फाइंड करना है कि सोल्यूशन का टोटल मास क्या है। ठीक है, अब अगर पे मास की बात है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वेट, हमें मास ही फाइंड करना हो। ठीक है, हमें सोल्यूशन का टोटल मास गिवन नहीं है, तो हम जो है ना वो इसका मास फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है इसमें कि जो है वो कितना है इसका। ठीक है, टोटल मास हमें गिवन नहीं है इसका, तो हमें फाइंड करना होगा। अब वो है ना हम उसी में कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, या कह लें कि मॉलिक्यूलर मास की मदद से कर लेते हैं। ठीक है, 80% कंटेन करता है बाय वेट, तो 80% ही कर लेते हैं। 80% ही हो गया मेरे पास 80%। ठीक है, ये मुझे कहना चाहिए 80 इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 80 इक्वल टू डिवाइड में हो गया मेरे पास टोटल मास, और ऊपर हो गया मेरे पास मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, टोटल मास सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास टोटल मास इक्वल टू मास ऑफ H2SO4। क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमारे पास, तो गिवन ना होने की वजह से ना हमें ना ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसका एटॉमिक मास है।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80। कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हो जाएगा मेरे पास 98 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया मेरे पास 122.5। तो टोटल मास आ गया मेरे पास 122.5। अब ये 122.5 जो है वो मैं लिख देता हूँ ग्राम्स, ठीक है। ये मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 पे। पुट इन इक्वेशन 1, ये आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 implies that वॉल्यूम इक्वल टू स्मॉल m, यानी कि मास जो फाइंड किया है हमने अभी 122.5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे पास गिवन है 1.83। तो वॉल्यूम मेरे पास आ गई इसमें 122.5 है, ठीक है। 122.5 डिवाइडेड बाय 1.83, ये हो गई मेरे पास 66.9। मैं इसको 67 कर देता हूँ, 67 लीटर्स, ठीक है। 67 लीटर्स। अब ये 67 लीटर्स और वो जो इक्विवेलेंट मास आया था ना मेरे पास, उसकी मदद से मैं फाइंड कर लूँगा नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इक्विवेलेंट मास क्या आया था मेरे पास 49 और ये क्या है मेरे पास 67। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 49 डिवाइडेड बाय 67। तो ये इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 67.7 आ रहा है मेरे पास, 0.7। ओके ओके, तो ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ 1.73 है, मैंने 1.83 लिखी है, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं ज़रा। तो इसका जो आंसर होगा ना, मैं 1.73 लिखता हूँ। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। 122.5 डिवाइडेड बाय 1.73 लिख देते हैं, 70.8 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो वॉल्यूम होगा मेरे पास 70.8। ओके, तो ये भी थोड़ा चेंज आ जाएगा इसका आंसर भी, ये हो जाएगा 70.8। तो क्या होगा इसका 49 अपॉन 70.8, ये आ रहा है मेरे पास 0.69 आ रहा है, ऑलमोस्ट 0.7 ही है, तो 0.7 ही रखते हैं इसको, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं अपने। ऑप्शन मेरे पास 18, 1.0, 28.2, 36। अच्छा, ऑप्शन है मेरे पास 0.7 तो गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूँ ना, तो ये मेरे पास राउंड ऑफ करके बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा बी, 1 सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है गैमा रेज हैव 0 मास, पॉजिटिव चार्ज, 0 मास, 0 चार्ज, 0 मास, नेगेटिव चार्ज एंड नन। देखिए गैमा रेज ना आपके पास हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स लाइट होती है, लाइट के पास मास नहीं होता, और फ्रेंकली उसके पास चार्ज भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 मास 0 चार्ज, ऑप्शन बी, ठीक है। कैथोड रेज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ एन एटम।
कैथोड रे जो है ना आपके पास जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना उसमें जनरेट हुई थी। ठीक है, ये रेस जो है ना वो आपके पास कंफर्म करती है प्रेजेंस एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की जो कि नेगेटिव हो। ठीक है, क्योंकि ये रेस जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब में फ्लो कर रहे थे, कैथोड रेस कहते हैं उन्हें। ठीक है, ये पार्टिकल हमारे पास पाई जाती है, इस पार्टिकल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है यूज टू कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। इसमें E इक्वल एम सी स्क्वायर है, m इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ई है, E अपॉन m इक्वल टू सी है और C इक्वल टू रूट ऑफ E अपॉन m है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना आपके पास एक तो E इक्वल एम सी स्क्वायर भी करेक्ट है और आपके पास C इक्वल टू E अपॉन m भी करेक्ट है। क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह लिखूँ ना, अगर मैं लिखूँ E इक्वल टू एम सी स्क्वायर्ड, मैं लिखूँ इसको C स्क्वायर इक्वल टू, इसको नीचे रख देता हूँ मैं E अपॉन m, तो मैं इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास C इक्वल टू E अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में C इक्वल टू E अपॉन m भी करेक्ट है और E इक्वल एम सी स्क्वायर भी करेक्ट है। लेकिन स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड के लिए ना आप E इक्वल एम सी स्क्वायर करेक्ट करें इसमें, तो ऑप्शन सी सही, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ठीक है, gamma rays emitted in the form of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अच्छा, गैमा रेज आपके पास ना हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, इसमें फोटॉन का ऑप्शन नहीं है तो करेक्ट आंसर इसमें नन हो जाएगा। नन का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है? नन। क्योंकि ये फोटोन होता है, फोटोन अब ऑप्शन में गिवन नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास अमाइनो एसिड आर एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ। ठीक है, बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सोर्स ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास शुगर है, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है, बीन्स में होती है, मीट में भी होती है, शुगर में प्रोटीन नहीं होती, इसलिए करेक्ट आंसर शुगर है इसका। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है ना वो आपके पास आइसोमर्स होते हैं, यानी इनका नंबर ऑफ एटम्स दोनों में सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना वो सेम है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ए, C6H12O6। ये शुरू का लग गया है। ठीक है, ये आ गया हमारा C6H12O6, फॉर्मूला फ्रक्टोज, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम होता है, क्योंकि वो आइसोमर्स होते हैं तो फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव एलिमेंट। मोस्ट एक्टिव से मुराद है मोस्ट रिएक्टिव, तो इन चारों में जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी का एलिमेंट है वो होता है हमारे पास फ्लोरीन। और फ्लोरीन हाईएस्ट रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो वो लाइट है, लाइट होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो कम होता है। जो देखो न्यूक्लियर, अगर न्यूक्लियस में अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्रीली ना, उनमें कोई अट्रैक्टिव कोई बाउंडिंग फोर्स नहीं होगी तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव करेंगे तो वो फ्रीली रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना इन सब में वो हमारे पास है फ्लोरीन। ठीक है, और यही रीज़न है कि फ्लोरीन हमारे सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास डी, फ्लोरीन। नेक्स्ट है मेरे पास which of the following compounds can when dissolved in water will give pH greater than 7। अच्छा, ऑप्शन हैं इसमें CaCO3, KOH, CO2 और नन। अच्छा, pH ग्रेटर देन 7 का मतलब है कि वो बेसिक होगा। अब इन सब में से CO3 तो बेसिक नहीं है और CO2 बेसिक नहीं है, KOH बेसिक है। तो जब मैं बेसिक KOH को डिजॉल्व करूँगा पानी में तो ज़ाहिर सी बात उसका pH बढ़ जाएगा 7 से, वो बेसिक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें मेरे पास हो गया बी, KOH। नेक्स्ट है मेरे पास विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हैज सेम चार्जेस एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट साइन एंड हैविंग 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
पार्टिकल है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में आपके पास दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हैज़ द सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट साइन। ये हो गया प्रोटॉन, हो गया आपके पास ये। और हैविंग 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करेक्ट आंसर हो गया प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा करते हैं, अभी ये तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें अपनी, इस तरीके से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन हम करते रहेंगे। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स है ना मोस्टली एमसीक्यू रिपीटेड आते हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा एक बात मैं मेंशन कर देता हूँ, जब आप लोग अपना टेस्ट देने जाएंगे ना, तो एनईटी जो है ना, वो जो एडमिशन टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो पब्लिकली रिलीज़ नहीं करते। ठीक है, तो जो पास पेपर्स हमारे पास है ना, ये हमारे पास इसलिए चूँकि स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज पढ़ते हैं, उनके जहन में ना ये एमसीक्यूज रह जाती है, फिर वो ना ये एमसीक्यूज अपने पास घर आके लिख लेते हैं, लिखने के बाद तस्वीरें शेयर करते हैं एमसीक्यूज की। इस तरह से ना आपका पास पेपर्स बनते हैं। तो जब आप लोग जाएंगे ना अपना टेस्ट देने, तो आप भी ना एमसीक्यूज को ना एक सेकेंड, जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए ना, तो फिर आप ना कुछ एमसीक्यूज पढ़ लिया करें और ना कुछ कीवर्ड याद कर लें और ऑप्शंस याद कर लें, ताकि जो नेक्स्ट बैच है ना उसके पास पास पेपर्स हो तैयारी के लिए। जिस तरह ये जो एमसीक्यूज आप पढ़ रहे हैं ना, ये पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स ने ये सारे जमा किए हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप भी ना नेक्स्ट बैच के लिए एमसीक्यूज इसी के जमा करें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 2006 से। तो सही है, अल्लाह हाफिज़।